सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण की एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम संधि को पढ़ेंगे। आज हम संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि में दीर्घ संधि को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के सार्थक और व्यवधान रहित मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि या संहिता कहते हैं। दो वर्णों का जब मेल होता है, मैंने ये संधि की परिभाषा दी है, आप रटे नहीं, आप समझें कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप परिभाषा को साधारण से साधारण शब्दों में रख सकते हैं या फिर आप लच्छेदार या जो आपको परिभाषा अच्छी लगे वह रख सकते हैं। बस बात है कि आप परिभाषा की मूल भावना को समझें। वो क्या है कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो उनसे जो नया शब्द बनता है, ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, अब ये शब्द है विद्या और ये है आलय। अब संधि होती कहाँ है? ये जो प्लस का निशान है जिसे हम धन भी कहते हैं, उससे पहले का जो वर्ण है और उससे बाद का जो वर्ण है, यानी कि प्रथम पद के अंत में जो वर्ण है और द्वितीय पद के शुरू में जो वर्ण है वहां संधि होती है। तो यहाँ प्रथम पद के अंत में है आ और द्वितीय पद के शुरू में है आ। अब दोनों को आ हो जाता है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाता है और बन जाता है विद्यालय। अब कहा कि दो वर्णों के सार्थक मेल, स्वर हो या व्यंजन हो, उनका सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक मेल का मतलब क्या हुआ? सार्थक मेल का अर्थ हुआ कि विद्या जो शब्द है ये और आलय जो शब्द है ये, इन दोनों शब्दों का एक अर्थ होना चाहिए। नहीं तो एक शब्द मैं लिखूं विद्या धन आलय। अब यहां आप देखेंगे कि द्य में ए है और आलय का आ है और इन दोनों का मेल भी आ होता है और इस प्रकार से संधि का नियम तो ये भी लग जाता है और संधि यहाँ भी हो जाती है, ए और आ मिलकर आ। लेकिन ये सार्थक नहीं है। विद्या कोई शब्द नहीं है, शब्द है विद्या। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्दों का जब मेल होता है और उनमें व्यवधान का नहीं होना चाहिए। व्यवधान का नहीं होना मतलब उनमें कोई भी व्यवधान ना हो, अर्थात उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। व्यवधान रहित और वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तो संधि बन जाती है। संधि की परिभाषा के बाद अब हम जानते हैं कि संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि नंबर 1, 2 व्यंजन संधि और 3 विसर्ग संधि। अब आप जानें कि स्वरों को संस्कृत व्याकरण में अच भी कहा जाता है, अर्थात स्वरों की अच संज्ञा होती है। अचों को स्वर कहा जाता है, स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी हुआ। व्यंजनों को संस्कृत व्याकरण में हल संज्ञा दी गई है, अर्थात व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। आइए जानते हैं इनकी अलग अलग परिभाषा और इनके भेद। सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि अर्थात अच संधि। स्वर संधि में स्वरों के साथ स्वरों के मिलने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। क्या अर्थ हुआ? जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था विद्या धन आलय और यहाँ हमने लिया है विद्या धन अर्थी। तो आप देखें कि विद्या में आ है अंतिम स्वर और अर्थी का प्रथम जो वर्ण है वो ए है। तो आ और ए मिलकर आ बन जाता है और बन जाता है विद्यार्थी। प्रथम पद के अंत में भी स्वर है और द्वितीय पद के शुरू में भी स्वर है। तो अर्थात जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है तो संधि बन जाती है स्वर संधि। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 8, आइए जानते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 गुण, 3 वृद्धि, 4 यण, 5 अयादि, 6 पूर्वरूप, 7 पररूप और 8 प्रकृति भाव। अर्थात दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि पूर्वरूप पररूप और प्रकृति भाव ये स्वर संधि के 8 भेद कहे गए हैं। आज हम इस वीडियो में दीर्घ संधि को जानेंगे। दीर्घ संधि को पढ़ते हैं, देखते हैं दीर्घ संधि की क्या परिभाषा होती है। यदि प्रथम पद के अंत में हर्स्व या दीर्घ ए ई उ अथवा री
और दूसरे पद के शुरू में भी सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ या री होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। आइए इस परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा में कहा गया कि प्रथम पद के अंत में ए और द्वितीय पद के शुरू में सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ। सवर्ण कहने का यहां भाव है कि ए के सामने ए या आ ही हो। अगर यहाँ ए या आ है तो दूसरे पद के शुरू में भी ए या आ ही हो, ये हुआ सवर्ण। अगर यहाँ ई या ई हो या ऊ हो या अन्य कोई भी स्वर हो तो ये सवर्ण नहीं हुआ। अर्थात अगर ए और आ के बाद अगर ई इत्यादि कोई और वर्ण हो, ए आ न हो, तो दीर्घ संधि नहीं होगी। यहाँ दीर्घ संधि तभी होगी जब ए आ के बाद अर्थात प्रथम वर्ण के अंत में ए आ हो और द्वितीय पद के शुरू में भी सवर्ण। कहने का मतलब है कि ए आ ही हो, दूसरा कोई भी स्वर वर्ण नहीं हो। ठीक है, तो प्रथम पद के अंत में अगर ए या आ है तो सामने भी यही होने चाहिए, ए या आ। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा, दीर्घ वर्ण हो जाता है। दीर्घ क्या होगा, आ ही हो जाएगा। अगर यहाँ ह्रस्व ई या दीर्घ ई है और द्वितीय पद के शुरू में भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई है तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ ई हो जाती है। तीसरा नियम क्या बनेगा, अगर प्रथम पद के अंत में ह्रस्व उ या दीर्घ उ है और द्वितीय पद के शुरू में भी ह्रस्व उ या दीर्घ उ है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ उ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्रथम पद के अंत में री या दीर्घ री है और द्वितीय पद के शुरू में भी री या दीर्घ री है तो उनको दीर्घ री हो जाएगा। आप जान ले दीर्घ री किस प्रकार से लिखा जाता है, जब री में जो मात्रा होती है वह दुगनी हो जाए अर्थात डबल हो जाए। एक मात्रा ऐसे होती है एक बार और लग जाए तो वह दीर्घ री बन जाता है। अब इन नियमों को उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं। क्या है पहला नियम, यदि प्रथम पद के अंत में ए या आ हो और द्वितीय पद के शुरू में भी ए या आ हो तो उसका आ हो जाता है, जो कि हमने अभी जाना है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। क्या इसका उदाहरण रहेगा, परम धन अर्थ। अब यहाँ आप देखें परम में अंतिम वर्ण ए है और अर्थ का भी प्रथम वर्ण जो है द्वितीय पद का दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए है। अब दोनों को मिलाकर ह्रस्व ए को मिलाकर बन गया दीर्घ आ, अर्थात ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन गया। परम में हमने ए को निकाल लिया तो मैं आधा रह गया और अर्थ में से ए को हमने अलग कर लिया था और र आधा रह और थ के विसर्ग ये बच गए थे। अब यहाँ देखो ए और ए ह्रस्व दोनों मिलकर बन गए आ। परम आ आधा र और थ मिलाएंगे तो बन जाएगा परमार्थ है। इस प्रकार से आप संधि को जाने कि संधि वास्तव में हुई कहाँ है। आप यहाँ देख पाएंगे कि ए और ए मिलकर आ बन जाते हैं, बन जाता है परमार्थ। दूसरा उदाहरण देखें, चय धन अस्ति। अब चय में भी जो ए है और अस्ति का जो ए है उन दोनों को मिलाकर आ हो गया और बन गया चास्ति। अगला उदाहरण देखें, हिम धन आलय। अब यहाँ हिम में अंतिम वर्ण जो है वो ए है और द्वितीय पद का जो शुरू का वर्ण है वो आ है। अब ए और आ मिलकर आ हो जाते हैं और बन जाता है हिमालय। आप अलग अलग इसको अगर जानना चाहें तो हिम में से ए निकला और आलय का आ निकला और लयः शेष बचा और ए और आ मिलकर आ हुआ, हिम आ लयः जोड़ेंगे तो बन जाएगा हिमालय। दूसरा नियम क्या है कि यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो और दूसरे पद के शुरू में भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो दोनों को दीर्घ ई हो जाता है। उदाहरण है परिधन ईक्षा। परी में ह्रस्व ई है और ईक्षा में दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ ई और बन गया परीक्षा। अगला उदाहरण देखें,
मही धन इंद्रः। आप देख पा रहे हैं कि मही में दीर्घ ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है। दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ ई और बन गया महेंद्र। आप महेंद्र में संशय में न आए, महेंद्र जो बनता है वो महाधन इंद्र से बनता है, उसे गुण संधि में हम जानेंगे। अगला उदाहरण देखें, कवि धन इंद्र। अब कवि में आप देख पा रहे हैं अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है और इंद्र में भी प्रथम वर्ण ह्रस्व ई ही है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों मिलकर बन गया दीर्घ ई और बन गया कवींद्र। तीसरा नियम है कि यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो और दूसरे पद के शुरू में भी ह्रस्व ई या दीर्घ उ हो तो उसको दीर्घ उ हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे भानु धन उदय। आप देख पा रहे हैं कि भानु शब्द जो है वो नू में ह्रस्व उ अंतिम वर्ण है और उदय का उ प्रथम वर्ण है। अब इन दोनों में जब संधि होती है दोनों को मिलाकर बन जाता है दीर्घ उ और बन जाता है भानुदयः। अगला उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण है वधू धन उत्सवः। अब वधू में प्रथम पद के अंत में दीर्घ उ और द्वितीय पद के शुरू में ह्रस्व उ है, दोनों को मिलाकर बन गया दीर्घ उ और बन गया वधूत्स्वः। अगला उदाहरण देखें, लघु धन ऊर्मि। अब लघु में ह्रस्व उ है अंतिम वर्ण और ऊर्मि में दीर्घ उ है पहला शुरू का वर्ण, दोनों को मिलाकर हुआ दीर्घ उ और बन गया लघूर्मि। अंतिम नियम को देखते हैं, यदि प्रथम पद के अंत में री हो और द्वितीय पद के शुरू में भी री ही हो तो उन दोनों को दीर्घ हो जाता है। दीर्घ री इस प्रकार से लिखा जाता है, री में एक मात्रा और दूसरी मात्रा जब और जुड़ जाती है तो दीर्घ री लिखा जाता है। उदाहरण के द्वारा इसे देखें, पितृधन ऋणम। आप देख पा रहे हैं पितृ में तय में री है और ऋणम में भी प्रथम वर्ण री है, तो री पितृ का री और ऋणम का री इन दोनों को मिलाकर दीर्घ री बन जाता है और बन जाता है पितृणम। यहाँ आप दीर्घ मात्रा लगा लेंगे और इसे ठीक कर लेंगे। ये टाइपिंग में दीर्घ री किस प्रकार लगाया जाता है मुझे आता नहीं है, आप इसे दीर्घ री कर लें। उसके अलावा अगला उदाहरण देखें, भ्रातृधन रिद्धि। भ्रातृ में तय में जो री है वह और रिद्धि का प्रथम वर्ण री मिलकर दोनों मिलाकर बन जाता है दीर्घ री और बन जाता है भ्रातृद्धि। अब यहाँ भी आप दीर्घ री कर लेंगे, पितृणम में जिस प्रकार से दीर्घ किया था उसी प्रकार भ्रातृद्धि में भी आप दीर्घ री कर लेंगे। अगला उदाहरण आप देखें, मातृधन ऋणम। अब यहाँ भी मातृ का री और ऋणम का री दोनों मिलाकर दीर्घ री हो जाते हैं और बन जाता है मातृणम, भ्रातृणम, पितृणम। इस प्रकार आज हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, बाकी की संधियों को और अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सर्वेभ्यो नमो नमः।